औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद बट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का प्रोग्राम डेली डोज। आज नाजरीन 13 तारीख है और दिन है जुमेरात का। आज हम आपको 5 खबरें जो आज गुजरांवाला में रूनुमा हुए वाक़यात वो सुनाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे कि जो पिछले दिनों में देखने को आपको मिली और उनकी बैकग्राउंड्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन सुनाऊंगा कि कौन सी 5 खबरें आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले गुजरांवाला में पंजाब गवर्नमेंट जो है उनको गरीब लोग ही नहीं मिल रहे, यानी गुजरांवाला स्विट्ज़रलैंड का एरिया बन गया है। इसके बारे में हम आपको इसकी तस्वीर कशी करेंगे हम आपके सामने। दूसरी खबर यह है जी, गुजरांवाला में स्कूल टीचर जो है उनकी भर्ती हुई है, उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान है कि इसमें मेरिट नहीं है। जो भी है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तीसरी खबर यह है कि गुजरांवाला में सबके बोर्ड्स जो हैं वो गिरा दिए जाएंगे या वो खुद उतार लेंगे। इन दोनों में से कौन सा अमल होगा, बाद में इसकी डिटेल बताते हैं। चौथी खबर यह है, थाना ख्याली का इलाका है जहाँ पे एक इंस्पेक्टर जो कि होमिसाइड से जिनका ताल्लुक है, जो 302 यानी कत्ल की तफ्तीश करते हैं, उनको अपने ही थाने की हवालात में बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। पांचवी और आखिरी खबर और एक नाखुशगवार वाक़या, गुजरांवाला का इलाका थाना फिरोजवाला जंगी का इलाका है। यहाँ पर बहुत पुरानी दुश्मनी चलती हुई आ रही थी जिसमें बहुत से मर्डर हुए हैं। आज 2 और उसमें मर्डर्स जो हैं 2 और कत्ल कर दिए गए हैं, जिसमें 2 लोगों का और इजाफा हुआ। ये क्या दुश्मनी है, क्यों ही, ये 5 खबरें हम आपके साथ आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे। इस गुफ्तगू में मेरे साथी होस्ट शामिल होंगे हाफिज़ शहजाद रफ़ीक और डिस्कस करेंगे इसी पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सब खबरें तो बड़ी तगड़ी हैं आज। हाँ, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास आज की आपकी पटारी में क्या क्या कुछ है। सबसे पहले हफ्सा, गुजरांवाला में पंजाब गवर्नमेंट को तो गरीब लोग नहीं मिल रहे। मुझे ये बताएं कि गुजरांवाला के लोगों को कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है, यहाँ पे रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आती है, गरीब लोग ही कोई नहीं है, या गवर्नमेंट को नहीं मिल रही या है ही नहीं है? जरा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। वैसे अच्छी बात है कि गुजरांवाला से गरीब ख़त्म हो गए हैं, हुकूमत ने गरीब मका दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर गरीब ख़त्म हो गए हैं, हुआ असल में ये है जी कि आज CM पंजाब मरीम नवाज साहबा ने पंजाब के मुख्तलिफ रीजन्स के लिए तकरीबन 22 अजला के लिए 1892 3 मरला के मुफ्त प्लाट देने की एक स्कीम मुतारफ़ करवाई है। बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे और ये जो ज़रूरतमंद और नदार गरीब घराने होंगे ये उनको ये मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। और इसमें आज हम जब इसकी डिटेल ले रहे थे तो इसमें जिन रीजन्स में ये दिए जा रहे हैं उनमें रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, बखर है। अच्छा, रावलपिंडी में गरीब हैं, फैसलाबाद में भी गरीब लोग हैं। रावलपिंडी में तो देखें कोई भी काम हो रावलपिंडी से वो शुरू होना चाहिए और वहीं पे ख़त्म होना चाहिए। तो ये रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और बकर, मुल्तान और बहावलपुर के रीजन्स में 22 अजला में ये 1892 प्लाट दिए जा रहे हैं। और इसमें हैरान कुन बात यह है कि गुजरांवाला बहुत ही मुतवसत यहाँ पर घराने हैं, गरीब नदार हैं, जो अगर हम GT रोड्स पर देखें, चौक चौराहों में देखें, बकारियों की तादाद देखें, या वैसे भी अगर यहाँ के स्टैट्स पता नहीं कैसे ज़िला इंतज़ामिया ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है। बेकारियों की आपने बात की, बेकारी तो वैसे ज़्यादा इस्लामाबाद में नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर की बात करूँ अगर मैं तो देखिए वो बड़े बकारी हैं, वो अच्छा, ये सोफिस्टिकेटेड बकारी कैटेगराइज है ना, बकारियों की भी कैटेगरी से। तो गुजरांवाला को ये निगलेक्ट किया गया है और ये जो गुजरांवाला के मकामी उम्मीदवारान हैं, जो मेंबरान असम्बली हैं नून लीग के लिए, उनके लिए बड़ा एक हमारा सवाल ज़रूर होगा कि आपको भाई जवाब देना पड़ेगा गुजरांवाला के शहरियों को कि आपकी CM ने गुजरांवाला को किस तर्ज पे इस मरहले में शामिल नहीं किया। अगले मरहले में क्या होता है अभी तक कोई पॉलिसी वाज़िया नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है, लास्ट टाइम जब इंटरम गवर्नमेंट के टाइम रमज़ान पैकेज जब दिया गया था तो उस वक्त तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब गरीब घरानों का एक एस्टिमेटेड एक डाटा इकट्ठा किया गया था और ये बताया गया था कि इनको जो पंजाब गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज है वो दिया जाएगा।
लेकिन मज़े की बात यह है, और इस पे ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान बड़े नाराज़ भी मुझसे हुए। मैंने तब भी ये सवाल उठाया था कि इनको गरीब घराने तब भी नहीं मिले थे, और तकरीबन 60 से 70 हज़ार इन्होंने जो बैग थे, राशन बैग थे, वो गरीब घरानों को बचाए। तो जब मैंने उस वक्त भी सवाल इनसे किया तो इन्होंने कहा कि हमें वो लोग ही नहीं मिले, कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो 50-60 हज़ार लोग इनको तब भी नहीं मिले, और अभी तो जो है वो बिल्कुल कोई एक बंदा भी नहीं मिला। मुझे ये बताएं कि इनका गरीब लोगों को जांचने, परखने और ढूंढने का, ये गरीब लोग किसको कहते हैं? मतलब किन को ये टारगेट कर रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं जिनको कुछ दिया जा सके? नुमान साहब, ये गरीब देखें, ये कोई अब तो गाली बन गई है माशरे में कि गरीब आदमी भी अपनी इज्जत छुपाता है कि वो चूँकि उसको ग्लैमराइज इतना कर दिया जाता है कि उसको कैमरे के सामने बैग मिलेगा, उसको डाटा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उसको 2-4 फॉर्म साइन करने पड़ेंगे, अपनी तस्वीर लगवानी पड़ेंगी, अपनी फैमिली का डाटा देना पड़ेगा। वो गरीब कहता है कि यार ऐसी इमदाद से मैं जो है वो ऐसे ही बेहतर। अगर ये गरीब ढूंढना चाहे तो इनका ड्राइवर गरीब है, इनका गार्ड गरीब है, इनका चौकीदार भी गरीब है, इनके जो घर का बावर्ची है, खान साहब है, वो भी गरीब है। गरीब तो इनके इतने से बड़े हाउसेस के बाहर जो लोग हैं वो सारे जो ये देखते हैं ये सारे गरीब हैं। लेकिन वैसे मैं गवर्नमेंट या सरकारी तौर पे जो लोग ये गरीब लोगों को ढूंढ रहे हैं ना, मैं उनके साथ हूँ। उसकी वजह ये है कि किस तरह आप गुजरांवाला के लोग गरीब हैं। आप कोई भी इलेक्शन ढूंढ लें, मैं राइट से बात करना शुरू करूँ, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन हो तो एक एक साइड से 10-10 करोड़ रुपया लग जाए, आप गरीब लोग हैं। माजर, आप डीसी कॉलोनी के इलेक्शन की बात करें, आप करोड़ों रुपया उसमें लगा दें, आप गरीब लोग हैं। वापडा टाउन का इलेक्शन हो, आप करोड़ों रुपया लगा दें, आप गरीब लोग हैं। शालीमार टाउन का इलेक्शन हो, और एक छोटी सी कॉलोनी है डीसी कॉलोनी के अंदर, वो कॉलोनी है अलमंसूरा, वहाँ का इलेक्शन हो तो आप गरीब आदमी हैं। आप उसकी बात करें, आप सिटी में किसी भी ऐसी मार्केट में चले जाएं, किसी ऐसी यूनियन में चले जाएं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटी जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे लाखों रुपए इन्वॉल्व है, तो आप गरीब लोग हैं। तो वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकारी लोग। नुमान साहब, ये एक सरमायादाराना निज़ाम तो इस मुल्क में है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन को भी कवर करते रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जाते हैं। जितनी बड़ी गाड़ियां इस इलेक्शन में इन्वॉल्व हुई, मुझे बताएं क्या गरीबों का शहर है ये? नुमान साहब, मैंने ही खबर ये दी थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी भी बड़ी गहरी नज़र होती है चैम्बर पे के इलेक्शन पे कि C क्लास के वोटर्स में इजाफा हुआ है। तो जब मैंने ये सवालात उठाए कि भाई C क्लास वोटर के बनने का जो क्राइटेरिया है, आखिर कुछ 400-500 लोग ऐसे हैं ना जिनकी वो रिटर्न जो है वो, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 50 मिलियन से ज़्यादा, 50 मिलियन से ज़्यादा हो गया। आखिर कुछ लोग उस कैटेगरी में आए हैं तो वो उसके मेंबर बने हैं। तो उस टाइम के, ये लास्ट न्यूर वालों की बात है, तो उस टाइम पे उनके पास इसका भी जवाब नहीं था। तो ये मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि गुजरांवाला के करोड़पतियों में इजाफा हुआ है। तो जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं सरमायादाराना निज़ाम के तहत है, तो चौथा या 5वां बड़ा ये सनती शहर है, अमीर लोग तो हैं लेकिन गरीब भी बहुत हैं। आप तो बेहतर जानते हैं, आप थोड़ा इसको ज़रा इनको टॉन्ट कर रहे हैं, इनको समझाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो देखें बहुत गरीब बस्तियां हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पहली खबर को की हम बॉटल लाइन यही है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो 3 मरला स्कीम निकाली थी जिसमें गरीब लोगों को प्लॉट दिए जाने थे, या घर दिए जाने थे जी, कि प्लॉट दिए जाने थे पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक, और गुजरांवाला में गरीब लोग नहीं हैं, इसलिए उनको ये 3 मरला स्कीम में शामिल नहीं किया गया। जिस तरह के पिछले साल रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज दिया गया था जिसमें गरीब लोगों को राशन दिया जाना था, उसमें भी इस जो मौजूदा जो इंतज़ामिया उस वक्त भी कमिश्नर साहब यही थे, उनको भी गरीब नहीं मिले थे। और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को वो जो कंट्रैक्टर थे जिनसे वो सामान वगैरह पैक करा था, वो पैसे वापस पंजाब गवर्नमेंट को चले गए। तो कमिश्नर गुजरांवाला ने मुझे कहा कि इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ है कि अगर हम नहीं दे सके तो वो पैसा गवर्नमेंट को वापस चला गया। अच्छा, इस पे लास्ट एक आखिरी लाइन में ये कह देता हूँ कि जी फॉर गुजरांवाला ये जिम्मेदारी उठाता है। हम CM साहबा को भी ये कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, कि हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजरांवाला के गरीब दिखाएंगे और उन बस्तियों में अपना कैमरा लेके जाएंगे
जिससे आपको फुटेज से अंदाजा हो कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। ये हमारा बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नहीं, मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे कमिश्नर डीसी गुजरांवाला को ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस दफ़ा अगर गरीब नहीं मिलेंगे तो हम अपने कैमरे पे उन गरीब लोगों को जरूर दिखाएंगे जो गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास मकान खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, जिनका चूल्हा नहीं जलता, आपको उन बस्तियों में लेके जाएंगे। ये जी4 गुजरांवाला का डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बिल्कुल इंशाल्लाह। दूसरी खबर पे आते हैं। आप सब स्कूल टीचरों की भर्ती हुई है और कितनी तादाद में हुई है और उसमें कितने परसेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। ये भर्ती किसने की है और कहाँ पे इसकी शफाफियत के ऊपर जो सवालिया निशान क्या है, मेरिट क्या था और इसकी तरजीह किस तरह से बखेरी की? देखें, ये ऑनलाइन पोर्टल पे इन्होंने अप्लाई किया था। ये गुजरांवाला में जो हाई स्कूल्स में रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए ये इन्होंने 3 माह के लिए हाई स्कूल्स में ये टीचर्स आर्जी तौर पर लगाने थे और इनका ये ख्याल था कि एग्ज़ाम से पहले या समटाइम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रूटीन के सरकारी टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। ये भी बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है कि मखसूस सब्जेक्ट्स के लिए भी उनको भर्ती किया जाता है। तो ये 581 उम्मीदवारान ने इसमें हिस्सा लिया है और इनका जो टेस्ट है वो हेड मास्टर ने लिया, यानी कि ये हेड मास्टर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चूँकि इन्होंने कोई मैथ या कोई इंग्लिश का टेस्ट शागिर्द ले रहा है। तो ये भी बड़े मज़े की बात है। और इन 320 उम्मीदवारों ने हेड मास्टर्स ने इनके टेस्ट लिए और उन्होंने 320 उम्मीदवारों को उस टेस्ट में फेल करार दे दिया। तो उन 320 उम्मीदवारों ने अपील कर दिया सीओ एजुकेशन को, डीओ एजुकेशन को कि भाई साहब आप हमारा टेस्ट लें, हमारी बात सुनें। ये आपने किन के आगे हमें डाल दिया है कि हेड मास्टर हमारा टेस्ट ले रहे हैं और आप हमें इसलिए पॉइंट हायर कर रहे हैं कि आप आके यहाँ पे जदीद उलूम जैसे कोई मैथ में कोई स्टैट्स पढ़ना चाह रहा है, कोई इंग्लिश के मज़ामीन है, कोई इस तरह साइंस के मज़ामीन है, तो उसके लिए आप हमें हायर कर रहे हैं और टेस्ट हमारा उन बंदों के आगे डाल दिया है कि जिनको खुद नहीं आता। तो अभी ये डीओ और सीओ एजुकेशन जो है वो इनकी अपीलें सुन रहे हैं और इन्होंने 320 उम्मीदवारों ने, ये बहुत बड़ी तादाद है 581 में से, कि उन्होंने 320 उम्मीदवारों ने अपील कर दी है कि जनाब हमारा टेस्ट दोबारा लिया जाए, हम पे कुछ रहम किया जाए, हम सही पड़े हुए हैं, आप हमारा यकीन करें। 70% लोग जो हैं वो अगेंस्ट आ गए हैं। तो इस पे देखें इन अपीलों पर क्या फैसला होता है और सीओ एजुकेशन और डीओ एजुकेशन जो है वो इस पर अब क्या फैसला करते हैं। ठीक है। तीसरी खबर जी ये है कि गुजरांवाला में सबके बोर्ड उतरेंगे। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला जो नए आए हैं बड़ा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो हम सुबह से लेके शाम तक हमें ग्राउंड में ही नज़र आते हैं, लोगों के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ के वो ब्रांडिंग कर रहे हैं कि गुजरांवाला में जितनी शॉप्स के बोर्ड हैं वो एक जैसे होंगे। उनकी साइजिंग जो है, साइजिंग चौड़ाई है 4 फीट की दी गई है और लेंथ जो उसकी है वो एज पर आपकी जो भी टेरिटरी है, जो आपकी दुकान है, जो आपकी फैक्ट्री है, उसके मुताबिक आप जितनी लेंथ में उसको लगा सकते हैं। रोड की खूबसूरती भी होगी, गुजरांवाला खूबसूरत दिखेगा, एक अच्छा जेस्चर जाएगा। जिस तरह के गुजरांवाला में एक इसके ऊपर एक दाग था कि गुजरांवाला एशिया का गंदा तरीन शहर है, इसको साफ किया गया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया, रोड बनाए गए, ब्रिज बनाए गए और आज ये गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इसको इस तरह से भी खूबसूरत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसमें नुमान साहब बहुत अच्छी बात है कि ये नेशनल लेवल का भी एक टाइम पे इशू आया था। आपको पता है कि इफ्तार चौधरी साहब के टाइम पे वो चीफ जस्टिस थे साबिक, तो कराची में ये बहुत बड़ा इशू था, ये बोर्ड्स गिरे थे और इनसे हादसात हुए थे। तो गुजरांवाला में भी अभी हम देखते हैं कि बिल्कुल उन चीज़ों को, सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और फिर दुकानदारों ने भी बेहंगम तरीके से और बिल्कुल उसकी एक खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा माजर से टोकूंगा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे उन्होंने जो बात की थी और वो बात ये थी कि जो ग्राउंड पे सड़क मतलब ज़मीन के ऊपर जो बड़े बिलबोर्ड्स जिस तरह 2060 लगाए गए थे, उसमें 3090 लगाए गए थे, वो बोर्ड जो है वो आंधी की वजह से गिरे थे और उसके ऊपर उन्होंने सोमोटो लिया था और उस वक्त जो है वो उसके बाद जमीन पे बोर्ड लगना बैन था। लेकिन इसके मैं एक और इस खबर को थोड़ा सा सेकंड करूं कि उसके बाद जमीन पे ना बोर्ड लग रहे हैं और ना ही एडवर्टाइजर लगा रहे हैं, लेकिन आलम चौक में ग्राउंड के ऊपर PHA की
मिली भगत से कुछ ऐसे बोर्ड 10-20 के लगे हैं जो कि ठेकेदार की मिली भगत से उससे पैसे खाए जा रहे हैं, और वो ग्राउंड पे लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के उस कानून जो उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद PHA जो है वो अपने उस ठेकेदार के साथ जो कि टैक्स वसूल करता है तो अपनी मिली भगत से जो है ना वो वहां पे इन्होंने बोर्ड लगाए हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं जो बिल बोर्ड नहीं बल्कि वो बोर्ड्स जो शॉप्स के ऊपर लगाए हैं। वो शॉप्स पे हर एक ने अपने तरीके से, अगर किसी की 3 मंजिला दुकान है ना तो उन्होंने अपने तरीके से उसको जो है वो लगाया है। किसी ने अपनी चौड़ाई में दुकान है तो उसने उस तरह से लगाया। तो ये भी पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये हदायत की है कि एक जैसी ब्रांडिंग करें। और इसका आज DC गुजरांवाला बता रहे थे कि आप जो है वो फोर्थ स्ट्रीट ज़रूर विज़िट करें। उन्होंने फोर्थ स्ट्रीट के ऊपर बोर्ड्स लगाए हैं और ऊपर फोर्थ स्ट्रीट का साइन दिया है और अंदर भी वो सारी वो ब्रांडिंग उन्होंने कहा जी एक जैसी खूबसूरत होने जा रहा है गुजरांवाला ये। और इसमें ब्यूटिफिकेशन में देखिए इजाफा हो रहा है काफी, और इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि शायद ये कोई नजायज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में ये गिरा रहे हैं या क्या है, हम टैक्स नहीं देते। तो ये मुख्तलिफ गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी भी हमसे पूछ रही थी, सोशल मीडिया पे भी हमें भी मैसेजेस किए जा रहे थे। तो आज हमने ज़रूरी समझा कि ये एक ब्यूटिफिकेशन का प्लान है और इसको आप अपना जो ऐसा बोर्ड है जो खूबसूरत नहीं है वो उतार लें और अपनी मार्केट के आप इनके सदूर को नुमान सा बताया जा रहा है। जो मार्केट कमेटियां हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बताया जा रहा है कि भाई आपकी मार्केट का 2 कलर इसको दिया जा रहा है, कहीं पे वाइट और ब्लू है और इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से एक ही साइन एक ही कलर DC गुजरांवाला की तरफ से निकला है। सब इसको एक और बात भी हम आज करते हैं अपने प्रोग्राम में कि देखें ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है अपने शहर को खूबसूरत बनाना। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला या कमिश्नर गुजरांवाला जो भी आता है, यहाँ AC साहिबा आते हैं या AC साहिबा आती हैं, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी है इस शहर को खूबसूरत बनाना? हम इस शहर के वासी हैं, ये हमारा फर्ज भी है। हम अपनी दुकान को, अपने मकान को, अपने घर को, अपनी फैक्ट्री को खूबसूरत खुद बनाएं। उसकी बाहर वाली दीवार, आउटर जो लोगों को नजर आती है रोड के ऊपर, यहाँ उसको अच्छा खूबसूरत बनाएं। अगर आउट स्टेशन से कोई आता है, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आता है, तो उसको खूबसूरत चीजें दिखें। और यहाँ पे देखें गुजरांवाला एक जो है वो हब है, गोल्डन ट्रायंगल भी है, गुजरांवाला को मिनी जापान भी कहा जाता है, गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल जोन भी है, गुजरांवाला में सबसे ज्यादा बड़े टैक्स पेयर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट को इतना ज्यादा वो देखा नहीं जा रहा, सियालकोट या फैसलाबाद को देखा जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा 3 बिलियन के यहाँ पर बैठे हुए एक्सपोर्ट है यहाँ की। हम करते क्या है, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के करते क्या है, अपनी दुकान खोलते हैं, दुकान खोलने के साथ साथ अपनी दुकान की सफाई के दौरान हम तलावत लगा देते हैं। उसके बाद सारी जितनी भी मैल कुचैल गंद जो होता है ना वो सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपकी दुकान साफ करना? बिल्कुल, ये सफाई निस्फ़ ईमान है और आपको इसमें अपना किरदार अदा करना। अगर उसके बाद शहर के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई जलसा है, कोई जुलूस है, चाहे वो दीनी है, चाहे सियासी है, चाहे कोई भी है, उसके इश्तिहारात इस बेहंगम और सियासी इश्तिहारात और स्टिकर लगाए जाते हैं, इन दीवारों के ऊपर चिस्पा किए जाते हैं और वो बहुत बुरी लगती हैं और उसमें क्या होता है, उस खूबसूरती मान पड़ जाती है। तो ये हमारा भी एक फर्ज है कि हम उसको एक अच्छे तरीके से अपने शहर को संभालें, यहाँ पर इसकी सफाई का ख्याल रखें, इसकी दीवारों पे कोई ऐसी चीज़ें ना चिपका दें जो उसकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा करने की बजाय हम उसकी मांग पड़ जाए। वो चेहरा, ये चेहरा है हमारा, हम अपने शहर को, हम अपने शहर के एम्बेसडर्स हैं। हमें बताना है कि हम इस शहर के वासी, हम इस तरह के हैं। किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में जब आप उतरते हैं, उन लोगों की मेंटालिटी का अंदाज़ा आप उसकी ट्रैफिक लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर मेरा ख्याल है गुजरांवाला के लोगों को अगर आपने देखना है तो आप किसी भी रेलवे क्रॉसिंग को जब वो ट्रेन आती है उसके बाद देख लें कि मोस्टली लोग कोशिश कर रहे होते हैं हम रॉन्ग साइड से गुजर जाएं, किसी को रास्ता ना दें। मैं अपने गुजरांवाला के आपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम दोनों भाई जो आपको एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि शहर को खूबसूरत रखना सिर्फ इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की भी ये जिम्मेदारी है। अब सब आगे चलते हैं। आज हम क्राइम की कुछ 2 खबरें डिस्कस करेंगे, जिसमें जो डिस्कस करेंगे कि थाना ख्याली में एक मर्डर हुआ था
और उसकी तफ्तीश में जो सुकम थे उसके दौरान इंस्पेक्टर थे जो असगर सिद्दीकी जो कि होमिसाइड के थे, उन्होंने जो है वो तफ्तीश में कुछ बेनिफिट्स दिए थे मुल्ज़मान को, जिसकी वजह से उनके ऊपर उनको CPO साहब ने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उनके ऊपर FIR भी दी और उनको अपने ही थाने की हवालात में बंद कर दिया। लेकिन ये मर्डर क्या था, कैसे हुआ और इसकी क्या महरिकात क्या है? देखिए नुमान साहब, ये आमर सुहेल साहब हैं, सोशल मीडिया नून लीग के हेड हैं गुजरांवाला में। हम सब उनको खूबी जानते हैं। उनके छोटे भाई थे, तो उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी थी ये तो जो पस मंज़र है ये तो उस वक्त भी सामने नहीं आया। लेकिन ये तकरीबन कुछ 26/7 का ये वाक़या है, जुलाई 2024 का। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को ये वापडा टाउन के सामने एक निजी थिएटर में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था और 4 मुल्ज़मान ने, उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, 4 मुल्ज़मान ने आमर सुहेल के छोटे भाई को गोलियां मारकर मौका पर ही कत्ल कर दिया था। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और इस पर CPO गुजरांवाला ने नोटिस भी लिया। अब इसमें हुआ ये कि जो HIU ऑफिसर थे असगर सिद्दीकी, इंस्पेक्टर हैं, सीजन वो IOs हैं ऐसे मुकदमात के। लेकिन इसमें यह भी बात सामने आई कि अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या किसी के साथ हो जाए तो उसको फिर बड़ा केयरफुली अपने केस को लेके भी चलना पड़ता है। सारा कुछ IOs पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कैसे टेक्निकली तरीके से यहाँ पे मुल्ज़म को क्या रिलीफ दिया है और एक को नहीं दिया, उसका सब पे इम्पैक्ट पड़ सकता था। हुआ ये है कि 4 मुल्ज़मान थे इसमें। शबाज मेन मुल्ज़म था इसमें, इसी तरह हैदर था, मियाँ शहजाद था और उस्मान माना कसाई, ये 4 मुल्ज़मान थे इसमें। और मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि असगर सिद्दीकी जो HIU थे उन्होंने चारों मुल्ज़मान का रोल डिफ़ाइन नहीं किया। उनके किरदार का वकूए के अंदर FIR के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक उनका किरदार का तयन करना था कि किसने कैसे किया। तो उस्मान माना कसाई के किरदार का तयन जो है वो उन्होंने नहीं किया और मुल्ज़म को इस बिना पर रिलीफ मिल गया और मुल्ज़म की हाई कोर्ट से ज़मानत होगी। इस पर आमर सुहेल ने CPO गुजरांवाला को एप्लीकेशन दे दी कि जनाब हमारे मुल्ज़म को रिलीफ दिया गया है आपके IOs की तरफ। इस पर CPO गुजरांवाला ने इंक्वायरी मार्क की। 2-3 माह ये इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में ये बात साबित हो गई कि असगर सिद्दीकी ने मुल्ज़म उस्मान माना कसाई को इस तफ्तीश में रिलीफ दिया है। तो उस पर CPO गुजरांवाला ने सख्त एक्शन लिया है और लेना भी चाहिए था। कत्ल का मामला है, किसी का भी कोई प्यारा अगर अपनी जान से जाता है तो उसका ये तो राइट है कि उसको इंसाफ मिले। पहले मरहले पे पुलिस से मिले, दूसरे मरहले से अदालत से मिले। अगर पुलिस इंसाफ नहीं देगी, तफ्तीश मेरिट पे नहीं करेगी, मुल्ज़म बरी होंगे, तो फिर ये अनारकी मुआशरे में बढ़ती है, लोग बदला लेने की तरफ जाते हैं। तो और एक और बात इसमें यह है कि अभी तक ये सिद्दीकी साहब ने मुकदमे का चलान भी जमा नहीं करवाया। चलान मुकम्मल देखें, ये अगर चलान जमा हो जाता है तो उसमें उसके किरदार का तयन करना था, तो उस पर उसकी ज़मानत मिलना जो था वो उसको मुश्किल थी। अच्छा सब यहाँ पे मैं आपको एक बात आपकी काटूंगा। यहाँ पे इस मुकदमे पे मेरे कुछ सवालात हैं। क्या जो सिद्दीकी साहब थे उन्होंने चलान जमा नहीं करवाया था, क्या उसमें आला कत्ल बरामद हो चुका था? आला कत्ल बरामद है। तमाम मुल्ज़मों के किरदार का, 3 मुल्ज़मान के किरदार का यही तो एप्लीकेंट का, आमर सुहेल का यही तो कहना था। जब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तीनों मुल्ज़मान जो मेन मरकजी मुल्ज़म का भी किरदार का तयन है, तो 2 मोटरसाइकिल पे ये 4 लोग थे, तो बाकी 2 का भी किरदार का तयन हो गया, तो ये चौथे मुल्ज़म के किरदार का तयन नहीं किया गया। अच्छा ये बात आमर सुहेल साहब चूंकि एक मुद्दई हैं, उनके माइंड में ये चीज़ आती है, क्या 302 की तफ्तीश है, क्या इनको DSP ने सुना? बिल्कुल सुना। SP ने सुना? बिल्कुल सुना। SSP ने सुना? CPO साहब ने भी सुना? क्या इन चारों को उस वक्त पता नहीं चला? ये बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं और स्पेशली CPO गुजरांवाला पे ये बहुत कंसर्न बात है कि अभी ये असगर सिद्दीकी हवालात में बंद है। आप देखिएगा चंद दिन बाद
ये फिर वही असगर सिद्दीकी इन्हीं मुकदमात की फिर तफ्तीश कर रहे होंगे। कितने SHOs को CPO साहब ने मुअत्तल किया, इवन के डिसमिस किया, वो आज भी थानों में है। तो इसका मतलब है कि CPO साहब कुछ जल्दबाजी कर जाते हैं सज़ा जजा के देने में, कि अगर उनकी सज़ा नहीं बनती थी तो एक बंदे को आपने सज़ा दे दी, वो डीफेम भी हुए कुछ लोग, और बड़े वो इस पे नाला भी हैं कि हमें इंक्वायरी नहीं की गई। तो और ये जब बात जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि आला अफसरान सोए रहते हैं कि एक बंदे का घर का जो चश्मो चिराग चला जाता है, कि माँ का लख्ते जिगर उससे छीन जाता है, उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है सड़क पे, चौक चौराहे पे, और एक तफ्तीशी के ज़िम्मे आप डाल के सो जाते हैं कि ना DSP जिम्मेदार है इसका, ना इसका SHO जिम्मेदार है, ना इसका SP डिवीजन का जिम्मेदार है, ना SSP इन्वेस्टिगेशन जिम्मेदार है, ना CBO गुजरांवाला जिम्मेदार है। मुद्दई ने ही जागना है। मैंने तो यही कहा कि अगर किसी का हो जाता है तो फिर मुद्दई को चौकस रहना पड़ेगा कि यार उसका तफ्तीशी कहीं पे गड़बड़ ना करे, और फिर मुद्दई एप्लीकेशन देगा, फिर CPO बादशाह सलामत जागेंगे कि अच्छा क्या हुआ, फिर इंक्वायरी मार करके अब पता चला जी असगर सिद्दीकी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, DSP को भी बुलाएं कि यार आपको नहीं पता कि ये चलान जमा नहीं करवा रहा, इससे पूछें कोई ऐसा सिस्टम रूटीन कि भाई इस कत्ल की तफ्तीश कहाँ पे पहुंची, इसका क्या मेरिट है, मुलजमान का किरदार का तयन तूने कर लिया है, चलान मुकम्मल हो गया है, मुकम्मल हो गया तो जमा क्यों नहीं करवा रहे। वो मुलजम को रिलीज दे के मुलजम हाईकोर्ट से जमाना लेके घर चला गया है, अब सिद्दीकी साहब ने जो लेना था वो भी ले गए हैं, अब वो हवालात में है, 4 दिन बाद फिर वही बात। मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक इन्होंने आला कत्ल ही बरामद नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, और ये DSP SP SSP की या CPO की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या थी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 302 का मुकदमा हो और उसको CPO ना सुने, उसको SSP इन्वेस्टिगेशन ना सुने, सुनते हैं, उसको SP ना सुने। ये बात ऊपर से नीचे, लेकिन नज़ला हमेशा नीचे गिरता है ना? नीचे गिरता है। और अभी ये देखें, बड़ी आपने ब्रेकिंग की है कि अभी तक इन्होंने आला कत्ल बरामद नहीं किया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये था कि इन्होंने उसमें कोई 3 से 4 पिस्टल यूज हुए। देखें, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, हो सकता है कि किए हो, मेरे पास कुछ जराए से ये खबर है, या शायद सब मुलजमान के ना किए हों, लेकिन जब देखें वो अकेला तफ्तीश कर रहा है, वो जब अपने मुलजमान को लेकर पेश करता है SSP इन्वेस्टिगेशन को, तो क्या वो इस पर कुछ सवाल नहीं करते कि जी आप मतलब जो भी ये बंदा है 302 का मुलजम है, 302 के मुलजमान हैं, ये मुलजमान पकड़े जाते हैं, क्या उस वक्त वो उन्होंने तफ्तीशी को ये बात नहीं पूछी कि आपने ये तफ्तीश की है, इसमें ये 1 2 3 4 है, 3 का रोल आपने डिफाइन किया है, चौथे का आपने रोल ही डिफाइन नहीं किया, व्हाट इज दिस। ये बात आज तफ्तीश जो मुद्दई मुकदमा है उसको क्यों करनी पड़ गई। अगर वो एप्लीकेशन ना दे, आमर सुहेल एप्लीकेशन ना देता तो वो मुलजिम अपने घर था, तो सिद्दीकी साहब भी फाइलें लेके CPO साहब के पास सलूट मारते और वो कहते शाबाश, वेल डन, गुड। सर देखें, बॉब वुलमर ने खुदकुशी कर ली थी, बांग्लादेश से पाकिस्तान टीम हारी थी, तो उसने टीम कैप्टन को क्या कहना था किसी को जवाब, उसने खुदकुशी कर ली कि यार मैं उनकी से मुंह नहीं भा सकता। मेरे अगर आप इस तरह से उसको अंदर करते हैं तो कोई DSP कोई अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दे कि सर मेरा भी साथ इतना ही कसूर बनता है, मेरा भी इतना ही बनता है जी, मैंने भी इससे नहीं पूछा, 6 माह हो गए हैं। असल में SDPO की ही जिम्मेदारी है ये, जिस वो इंटरकनेक्ट है इन्वेस्टिगेशन के पास भी ये हाई प्रोफाइल शहर में। और क्या है जी गुजरांवाला में, यानी कि क्या क्राइम है, कोई ऐसा क्राइम तो है नहीं जो जिसमें कोई ऐसी कोई दहशत गर्दी के यहाँ पे कोई ऐसे मुकदमात होते हों, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे हमारे शहर को। तो ये सबसे बड़े ऐसे केसेस हैं, मर्डर केसेस ही हैं। तो इनमें भी अगर ये तो SSP इन्वेस्टिगेशन के फिंगर टिप्स पे ये केसेस होने चाहिए कि भाई 6 माह हो गए हैं सिद्दीकी साहब, उसका चलान कितने जे की किता जाए, तो नहीं उस पर मुद्दई जागा, उस पर इंक्वायरी हुई और फिर वो गलत साहब अकेला असगर सिद्दीकी। मुझे एक बात बताएं, 4 मुलजमान हैं पकड़े गए, 3 का रोल का तयन है, चौथा जुडिशियल लॉकअप में चला गया, हाँ, चलान हो गया, चलान हो गया, भाई इसको बाहर निकालो, उससे आला कत्ल तो बरामद करो, फिर उसके ऊपर डालो,
फिर उसकी फोरेंसिक के लिए भी जाना, एक उसका सब ये सारे काम इनको आते हैं। ये पुलिस सर्विस के हमें लोग अभी तो हैं, इन्हीं से ये सीखते हैं। HIU डिपार्टमेंट के हैं और इनको सारा पता है, सब कुछ इनको पता है। सिर्फ बात ये है कि इंटेंशन नहीं है और तवज्जो नहीं है, केसेस खराब हो रहे हैं। और आज फिर हम अगली स्टोरी वही डिस्कस करने जा रहे हैं, आज फिर ऐसे ही चलें। ये तो इसमें तो हम पुलिस को ये बात कहेंगे कि जी मुद्दई मुकदमा ने एप्लीकेशन दी तो हमें याद आ गया, अगर वो मुकदमे का मुद्दई जो एप्लीकेशन नहीं देता तो ये मामला उसी तरह से चल रहे हैं। कर लीजिए 302 के कत्ल के और इस जैसी और भी बहुत सी वारदातों के जो चालान हैं, जब मुल्ज़मान को पेश किया जाता है तो उसमें कई जगह पे ऐसे सुकम होते हैं जहाँ से उनको अदालतों में जाके रिलीफ मिल जाता है। जब उनको रिलीफ मिलता है तो फिर वो आसानी दोबारा से आके क्राइम करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ये अगली खबर उसी की ही एक जो मैं समझता हूँ स्टेप स्टोरी है कि जो फिरोजवाला थाना के इलाके जंगी में एक वो पिछले दिनों में वो एक इफ्तिखार और खारी नामी जो शख्स था जिसको मर्डर किया गया, उसके साथ और भी लोग थे। ये एक दरीना दुश्मनी थी, उससे पहले भी कई मर्डर हो चुके हैं। आज उन कत्लों में और 2 लोगों का इजाफा हुआ है और ये उसी दरीना दुश्मनी का शाखसाना है कि उनको अदालतों से लोगों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं और तफ्तीश में, डॉक्यूमेंट में, फाइल में कोई ऐसी चीज़ें अदालतों को नहीं मिलती हैं जिस वजह से अदालतें जो है वो रिलीफ उनसे ले पाते हैं ये मुल्ज़मान अपने वकला के ज़रिए, और बाद में आगे ये फिर वही जो है उन खतरों में इजाफा होता है। अब सब ये है क्या, ये दुश्मनी क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? देखिए नुमान साहब, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये दौर 2025 जो है ये दरीना दुश्मनियों का कोई दौर है। इस पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर कमांडर ऑफ गुजरांवाला पुलिस की बनती है कि आप कोई मसालती कमेटियां कायम करें, आप कुछ ऐसा करें कि इनकी सुलह करवाई जाए। देखें, जदीद पुलिसिंग का बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शुएब सडल, तो टर्की और जापान की पुलिस को उन्होंने खड़ा किया है और ये कम्युनिटी पुलिसिंग का तस्वर भी उन्होंने दिया है। तो कम्युनिटी पुलिस कहाँ पे है? कम्युनिटी इन्वॉल्व भी नहीं है। जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, देखें थाना फिरोजवाला के इलाके में बहुत बड़ी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, जिनको इंगेज किया जा सकता है, लॉबिंग की जा सकती है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कि इनकी सुलह करवा दी जाए। और ये माजी में हुआ है, इस गुजरांवाला में भी हुआ है, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में होता है कि लोग जो हैं वो सुलह करवाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो हफ्जाबाद में एक मर्डर की सुलह हुई है और उसमें भी एक दरीना दुश्मनी का शाहसाना था। उसमें सायरा अफजल तारड़ साहिबा थी, चौधरी इस्माइल गुज्जर साहब थे, इस तरह मुकामी लोग। एक और भी गुजरांवाला में एग्जाम्पल वो ये जो पिपली वाला में जो मर्डर थे, हाँ, उसमें एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि एक शख्सियत वो CBO गुजरांवाला उमर सलामत और उसमें कुछ और भी किरदार थे जिन्होंने मिलके उन्होंने किया और हम सब वहाँ पे गए और बड़ा जबरदस्त हुआ। तो इसमें लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर CBO गुजरांवाला जो अभी अयाज सलीम है, राना अयाज सलीम, वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि जिस तरह अभी जो क्राइम करने वालों लोगों के साथ साथ उनका अपनी फोर्स के ऊपर भी इतना दबाव है कि फोर्स के अपनी डायरेक्शन ठीक करने में कामयाब हो रही है। हाँ, उस तरफ चल रहे हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस की जा सकती है और ये चूंकि बर्डन भी है, क्योंकि आपको पता है सियासी तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी जो मर्जी हो। अगर अयाज सलीम साहब अपने कॉन्फ्रेंस रूम के ऊपर देखें तो बहुत सारे DIGs की वहाँ पे पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, तो उनमें जिनका नाम है, जिनको आज भी गुजरांवाला के शहरी याद करते हैं, वो 2-3 नाम निकलेंगे मुश्किल से। तो कुछ किरदार ऐसे आते हैं, कुछ काम आपको ऐसे करने पड़ते हैं कि फिर जब आप चले जाते हैं, चाहे आप डिपार्टमेंट में रहें या ना रहें, लेकिन उस शहर के लोग, ना सिर्फ उस शहर के लोग बल्कि पाकिस्तान भर के लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं कि आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की है। तो मेरे ख्याल में ये जो आज का अफसोसनाक वाक़या है, ये राना खारी ग्रुप के लोगों ने जो है वो मुखालफिन के 2, ये राना तारक ग्रुप का बताया जा रहा है, ये उनके 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। और जब राना खारी खुद जो है वो मर्डर हुए तो उनके साथ भी 4 उनके साथी थे। तो ये अभी तक तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 5 और ये 7 से ज़ायद, इससे पहले भी कुछ इनके मर्डर हो चुके हैं। तो ये देखेंगे दर्जन के करीब अगर ये जानें ज़ाया हो गई हैं। तो गुजरांवाला का जो सबसे
मैं समझता हूँ इस हवाले से बदनाम तरीन इलाका तस्वर किया जाता था वांडो, वहाँ से ये चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो ये इसका ही थोड़ा सा सब कंटेंट, मतलब आगे थोड़ा सा वांडो थोड़ा सा ही दूर रह जाता है ना। हाँ, तो लेकिन इसमें मेरे ख्याल में कि दरीना दुश्मनी के जो वाक़यात हैं, इस पे कमांडर गुजरांवाला पुलिस को ज़रूर इस पे सिविल सोसाइटी को इंगेज करना चाहिए, सियासी लोगों को इंगेज करना चाहिए, और दरीना दुश्मनी की सुलह जल्दी मुतवक्को होती है। दरीना दुश्मनी के मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, चूँकि बहुत सारे हेड्स ऑफ फैमिलीज़ के लोग जब मर्डर हो जाते हैं तो नीचे से इस चीज़ की तरफ लोगों को कायल करना, तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और अगर इसको कहीं पे रोका ना गया, इसके लिए कोई किरदार सुलह का अदा ना किया गया, तो ये मज़ीद आगे खराबी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोग्राम को खात्मे की तरफ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा। देखें, पुलिस क्या क्या करे। पुलिस 9 मई के वाक़यात में होने वाली चीज़ों से निकले। पुलिस जो प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है सियासी तौर पे, उसमें भी गुजरांवाला पुलिस पहले नंबर पे है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा जा 2 साल में नुमान साहब, अगर देखें हम बिल्कुल फिर अगर एनालिसिस करें तो अयाज सलीम जो है उनकी अपनी फोर्स पे ग्रिप जो है वो हमने कम CPOs में देखी है कि जितनी ग्रिप उनकी अपनी फोर्स पे। आज भी पुलिस स्टेशन में आप चले जाएं तो जो SHOs है उसको जब आप ये कहते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं चलना SP को या CPO को, तो उसकी टांगें कांपती हैं कि मैं अयाज सलीम का कैसे सामना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जज़ा सज़ा का चले, उसमें भी अगर कहीं पे सुकम रह जाते हैं तो मजमूई तौर पर अगर जब हम बात करते हैं तो अयाज सलीम साहब को भी लोग, स्पेशली उनके फोर्स के लोग ज़रूर दहाइयों याद रखेंगे जो जिस तरह से वो कमांडिंग कर रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि अल्टीमेटली जिसके हाथ में डंडा होता है उसकी तरफ ज़्यादा लोगों की तवज्जो होती है, और चूँकि पावर्स उनके पास होती हैं, तो मेरा उस हवाले से ये कहना है कि वो इसमें सिविल सोसाइटी को इंगेज करें, जिस तरह उमर सलामत ने किया, और बहुत बड़ा आपने वो वाकया बताया, वो इससे बड़ी वहाँ पे खूनरेजी हो चुकी थी वहाँ पे। तो जो उस एलिमेंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे, जिस एलिमेंट को उमर सलामत साहब ने इस्तेमाल किया था, और वैसे सियासी लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ताकि मजीद किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। जी, क्राइम की जो है वो बॉटम लाइन यही है जी कि जो हमने की कि CPO गुजरांवाला का किरदार तो हर मामले में अच्छा है, लेकिन सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके ये जो दरीना दुश्मनी के वाक़यात हैं इनमें अपना किरदार अदा करके इस दुश्मनी को एक अच्छे तरीके से आज जिस मोड़ पे पहुंच चुकी है, एक सुलह और एक उसके मंतकी इंजाम पे पहुंचाने की बजाय एक अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। नुमान साहब, वन लाइनर रिलीजियस मामलात में बड़े डेंजरस रिलीजियस मामलात हुए हैं, आप उसको इंटर रिलीजियस मामलात कह लें कि बैनुल मज़ाहब के मामला तो हुए हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के साथ। तो ये CPO गुजरांवाला जानते हैं कि उसमें हमने भी ज़ाती तौर पे बहुत कोशिश की कि उनको फ्लेम ना मिले, वो वहीं पे जो है वो रुक जाए उसमें, और CPO अयाज सलीम ने भी आउट ऑफ वे जाके चीज़ों को डील किया, और ये माइनॉरिटीज़ मानती हैं, और इसके कुछ चीज़ों का मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। तो मैं उस कंटेंट में ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो इस तरफ थोड़ा सा अगर काम करें, इनको इन्वॉल्व किया जाए, तो ये अगर ये सुलह हो जाए और 1-2 और मामला आते हैं गुजरांवाला में, तो ये जो दरीना दुश्मनी के तनाज़र में खूनरेज़ी है ये ख़त्म हो सकती है। गुजरांवाला के लोग अच्छे लोग हैं, एक दूसरे अपने लोगों का रख रखाव जानते हैं, हाँ। लोगों की बात मान लेते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बड़ा ज़रख़ेज़ है ये गुजरांवाला। जी, आज की ये 5 खबरें थी। इंशाअल्लाह हमें दोनों भाइयों को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।